अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। कल आप यहाँ पे एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम इसलिए देख रहे थे कि गुज़िश्ता कई दिनों से खरी बात की पूरी टीम और मैं उनके साथ हम लोग सिंध के अंदर दौरा कर रहे थे और उस दौरे में हम देख रहे थे कि जो हालिया सैलाब आया है उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और उस पर किस तरह से काम हो रहा है। ऑब्वियसली आपको हम अपडेट भी करते रहे, वहाँ से खबरों के अंदर भी एक स्पेशल प्रोग्राम भी हमने किया इतवार के दिन वहाँ पे। और बहुत अबतर सूरत हाल है, बहुत डिप्रेसिंग सूरत हाल है। और डिप्रेसिंग इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है कि अभी तक मैं आपको खुल के एक बात कहूँगा कि पूरी कौम की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमत कुछ करे या ना करे लेकिन बहैसियत इंसान भी हमारे फ़राइज़ हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं इस बारी या तो थक गए हैं या उनको पता नहीं, यकीन नहीं है कि वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, NGOs की तरफ से, अफराद की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूँगा कि सिंध जो है इस वक्त एक बड़ी मेजर मेगा कैटास्ट्रफी से गुजर रहा है और हमारे सिंधी बहन भाई जो हैं उनको हमारी इमदाद चाहिए। और ये कोई खुदा न खास्ता भीख नहीं है, ये उनका हक है। एक महज़ब माशरे में इसी तरह कौमें एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले वहाँ पे अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो रेस्क्यू की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी और नेवी ये दोनों तो वहाँ पे बहुत शिद्दत से काम कर रही हैं, लोगों को उनको रेस्क्यू करने के लिए, डूबे हुए इलाकों से निकाल के उनको बचा के सेफ जगहों पे लाना, ये तो कर रही हैं। और पाकिस्तान आर्मी और नेवी के अलावा अगर वहाँ पे मुझे कोई नज़र आया तो सिर्फ मजहबी तंजीमें थीं, ख़ास तौर पे जमात उद दावा जो है इस बड़ी काबिल ज़िक्र है, वहाँ पे इनका बड़ा काम हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी से तो हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो करते हैं और चुप करके करते रहते हैं। उनके मेडिकल कैंप्स लगे हैं, उनके रिलीफ कैंप्स लगे हैं, उनके अफसर और जवान जो हैं दिन रात काम कर रहे हैं, उनके डॉक्टर्स जो हैं वो कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर के वहाँ पे जा रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये सैलाब जो है, मेरी एक अपनी सोच है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस बारी इस सैलाब को अवॉइड किया जा सकता था और ये हमारी अपनी भी इसमें काफ़ी कोताहियाँ मौजूद हैं। जिस वजह से ये आया वो क्यों है वो तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और उस चीज़ से पे जब आप देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक इम्पैक्ट पता चलेगा सैलाब का कि वो है क्या और कितनी देर का है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि मौजूदा बजट जो है इस वक्त आपका, उसमें वफाकी हुकूमत ने NDMA के लिए तकरीबन 7 अरब रुपए रखे, 7 अरब रुपए मुख्तस किए थे। लेकिन सिंध के इन सैलाब में और इन सैलाबों में या इन पानियों में मुझे NDMA की या PDMA की कोई वहाँ पे कंट्रीब्यूशन या एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आई है अभी तक। और NDMA के चेयरमैन के मुताबिक 7 अरब रुपए में 1.25 अरब रुपया रिलीफ ऑपरेशंस में खर्च हो चुका है और आने वाले 25 दिनों में रिलीफ ऑपरेशन को जारी रखने में माली मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुझे नहीं पता कि अभी वो कौन सा रिलीफ ऑपरेशन है जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फौरी तौर पे वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस की ज़रूरत है। रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तो सेकेंडरी उसकी स्टेज है। पहले जानों को बचाएं, इंसानी जानों को बचाएं, उनके जानवरों को बचाएं और उनकी जो माल मवेशी हैं उनको सेव करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे सही तौर पे किसी को तादाद नहीं पता, बट बहुत कीमती जानों का ज़िया हो चुका है और जानवर जो हैं वो बेचारे बेइंतहा तादाद में हलाक हो चुके हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि NDMA के पास अभी तक कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है जिससे वो ऐसे डिज़ास्टर्स को केटर कर सके। एबिलिटी और जो है हिम्मत, दोनों में फ़र्क है। हो सकता है किसी में हिम्मत हो और क्या उसमें वो महारत भी है या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। अभी तो नहीं नज़र आ रही। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक NDMA के कुल मुलाजमीन की तादाद जो है 111 है और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई महारत हो। यानी 111 मुलाजमीन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में महारत हो। मेरे जैसे ही हैं कि डिज़ास्टर क्रिएट कर लेंगे, उसको मैनेज नहीं कर सकते। और 2010 की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में जो 214 एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग ली हुई है। यानी पूरे मुल्क के अंदर 18 करोड़ आवाम के अंदर 214 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने रिलीफ और रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग का बेशतर जो एक्सपर्टीज़ है वो
ऐसे आफतज़दा इलाकों के लिए है या उसके ऊपर बेस करती है जैसे अर्थक्वेक रिलेटेड जोन्स के अंदर जो वाटर रिलेटेड कैलामिटीज़ हैं, जो पानी या सैलाब से मुल्हका मुश्किलात हैं, उनके अंदर उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पिछले साल जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था, पिछले साल जब खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया था तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 70 किश्तियाँ मौजूद थीं। अब कोई किसी के जहन में ये ज़्यादा होंगी, किसी के जहन में कम होंगी, किसी के जहन में मुनासिब होंगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि उनके पास उन किश्तियों को चलाने की महारत ही नहीं थी। तो 70 किश्तियाँ जिसको चलाने वाले ना हों, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इस सैलाब से जहाँ इंसानी जानों को नुकसान हुआ, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ज़रई शोबे में हुआ। सिंध के अंदर फसल तबाह होकर रह गई है, चाहे वो कपास की फसल हो, गन्ने की फसल हो, मिर्चों की फसल हो, केलों के दरख्त हों, आप यू नेम इट, और वो तबाह हो गई है बिल्कुल वहाँ पे। उसके बाद यानी आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो बीमारियाँ इस वक्त हो रही हैं वो ज़्यादा वाटर रिलेटेड डिजीज़ हैं, जिसमें गैस्ट्रो है, जिसमें स्किन डिजीज़ हैं, जिसमें स्केबीज़ हैं, और जिसमें डायसेंट्री है, डायरिया है। काफ़ी एक तादाद है वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों की जो बड़ी तकलीफ़ में हैं और उनका कोई आसरा नहीं है। बड़ी सीरियसली ऐसी NGOs की वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है जो बिलखसूस हामिला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों की देखभाल कर सकें, उनको अद्वियात फ़राहम कर सकें और वहाँ पे जा सकें। जब मैं ब्रेक से आऊँगा तो आपको इस सैलाब की असल सूरत हाल दिखाऊँगा और अभी तक जो वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू का काम हो रहा है उसके मतलब बताऊँगा। All of that after a break. Take a break. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि दुनिया न्यूज़ की टीम जो है, खरीबात की टीम ख़ास तौर पे सैलाबज़दा इलाकों में गई थी। हमने वहाँ पे क्या देखा, मैं एक समरी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या मेरी सोच के मुताबिक। बट वॉच नाउ। ये हम जा रहे हैं कैंगरियो के इलाके में। ये सारा इलाका जो है ये तकरीबन यहाँ पे 22 गांव हैं और जो कि डूबे हुए हैं। और मेरे साथ ये आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की बोट्स हैं और यहाँ पे जो गैरिजन कमांडर है ब्रिगेडियर जावेद, वो हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे अभी भी तकरीबन 8000 अफराद हैं जो अंदर वहाँ पे कैद हैं और वो निकलना भी नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि पिछले साल जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए रेस्क्यू किया था, उनके कैंप्स में हमारे को 70 के करीब लोग जो हैं वो बीमारियों से जाँ बहक हो गए थे और इसलिए अगर मरना ही है तो फिर यहाँ पे मरें। यहाँ पे सिविल इंतज़ामिया का कोई नामो निशान नहीं है, कहीं पे कोई इमदादी कैंप नहीं है, कोई इमदादी टेंट नहीं है, कोई इमदादी हॉस्पिटल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं और कुछ मुझे पता चला है कि जमात दावा की इमदादी टीमें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितने फुट पानी। और आज रात को दरमियानी शब पे एक और पानी का रेला जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आ रहा है। 70 मिलीमीटर असल में बारिश हुई है पीछे के इलाके में और वो जब रेला यहाँ पे आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि वो 2.5 फुट तक का रेला होगा और उसमें आप सोच सकते हैं कि पानी की सतह जब मज़ीद ऊंची होगी तो इन गाँवों का तो बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। ये हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जो निस्बतन ज़रा पानी जहाँ पे कम है, सिर्फ 2 फुट के करीब है और वहाँ खड़ा हुआ जा सकता है। बाकी तो ये मोटर बोट्स में आना जाना हो रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये पेंगरियो का ही इलाका है और अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ कभी एक बस्ती होती थी और उसका अब नामो निशान मिट चुका है, सिर्फ 4-5 घर हैं। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे, इसकी सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इसमें इलेक्ट होने वाले 4 MPA हैं, 2 MNA हैं और मुझे नहीं पता कि पहले नाज़मीन कितने थे, किस तादाद में थे। यहाँ पे एक भी नहीं है। आपको दुनिया न्यूज़ की ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ तक अभी तक किसी पाकिस्तान के टेलीविज़न का कैमरा नहीं पहुँचा पहले और कोई चैनल हमसे पहले यहाँ पे नहीं पहुँचा और हम यहाँ पे दूर दराज इलाकों में खुद जा के देख रहे हैं कि लोगों की मिज़री का क्या हाल है। और आदाद व शुमार जो असल में आपको हम देते हैं तो लोग आदाद व शुमार से थोड़ा मिसलीड हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अच्छा लोग कम मरे या ज़्यादा मरे, अभी नहीं मरे या इससे ज़्यादा तो फ़लाँ वाक़े में बेचारों की जान चली गई। लेकिन फैक्ट ये है कि यहाँ पे तबाही जो है वो मुकम्मल तौर पे हो गई है। पाकिस्तान आर्मी के मेडिकल कैंप यहाँ से ज़रा सा पीछे है, जहाँ पे यहाँ से इवैक्यूएट किए हुए बच्चे और औरतों को
उनको ट्रीट किया जा रहा है। CMH बदीन के जो डॉक्टर्स हैं उनको स्पेशली यहाँ पे लाया गया है ताकि वो यहाँ पे इमरजेंसी ड्यूटीज़ दे रहे हैं 24 आवर्स की। और आप ये देख रहे हैं कि वो आगे से बोट्स आ रही हैं तकरीबन 1 मील पीछे की तरफ से, और अब वहाँ से दूर दराज के इलाकों से और बस्तियों से लोगों की इवैक्यूएशन हो रही। और हुकूमत के दावे ये हैं कि एक तरफ हुकूमत करोड़ों रुपया उसकी मेंटेनेंस पे हर साल खर्च करती है ताकि पानी का इस तरह से बस्तियों में ना आए या शहरों में ना दाखिल हो, और दूसरी तरफ स्पीकर नेशनल असम्बली फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं उसी LBOD की बुराइयां करती हैं कि वो गलत है, बना हुआ है और वो सही नहीं और वो नहीं होना चाहिए। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपको मसलन आबादियों के कच्चे घर नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोग अभी तक छतों पे बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई इमदादी टीम जो है वो आके निकाले उनको उनके खाने के अशिया जो घर पे हैं या उनके माल मवेशी वगैरह जो हैं। और ये अगर आप इस अतराफ़ पे देखेंगे तो ये जो घर हैं ये भी वो पक्के घर नहीं थे। अब क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा हो गया है तो ये 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर ये कच्चे घर जो हैं ये भी इस पानी में बह जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो आपको थोड़ा बहुत एक बस्ती का एविडेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ कभी एक बस्ती है, और चंद दिनों के बाद ये बस्ती आपकी ज़मीन पे नज़र नहीं आएगी। तकरीबन 79 बिलियन की फसलों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे कपास टोटली ख़त्म हो गई है, मिर्चों की फसल जो है वो तबाह हो गई है, केले की फसल जो है वो तकरीबन 40 से 50% तबाह हो गई है। अब वो अगर पीछे देखेंगे तो कभी यहाँ पे ये एग्रीकल्चर था, फसलें थीं, और अब इस पानी की वजह से क्योंकि वो ठहर गया वहाँ पे जाके अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। और मैं तो मुहावरतन भी नहीं कह सकता कि ये लोग सड़कों पे आ गए क्योंकि सड़क ही नहीं है यहाँ पे कोई, और इनको जहाँ पे लेके जाया जा रहा है वहाँ पे हुकूमत के कोई कैंप्स नहीं है मुतासरीन के लिए जो नज़र आ रहे हों, और कोई उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। और वैसे दावे ये हैं कि ज़िले हुकूमत ने और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और सूबाई हुकूमत ने सिर्फ इस इलाके की इन बस्तियों की एवैक्यूएशन के लिए 48 करोड़ रुपया खर्च किया है, जो कि नहीं किया, नज़र नहीं आता। मुझे यहाँ पे एक भी आदमी ना किसी मीडिया का नज़र आया, किसी और मीडिया का या पाकिस्तान के किसी और मीडिया में से, ना ही मुझे कोई यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं नज़र आई। इस इलाके से 4 MPAs और 2 MNAs हैं और वो यहाँ से गायब हैं। आपको इतलान अर्ज़ है कि एक डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा यहाँ के इसी हल्के से MP इलेक्ट हुए हुए हैं, और उनके ऊपर उनकी बेगम डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो हैं वो यहीं से MNA इलेक्ट हुई हुई हैं, और ना यहाँ पे वो खुद हैं ना यहाँ पे उनकी तरफ से कोई इमदादी सरगर्मियाँ हैं। वो ख़ुद दोनों जो है बदीन शहर के अंदर बैठे हैं कि जो कि सेफ़ है। आप देख रहे हैं कि हम अभी तक उफ्तादा तरीन जो इलाके हैं सिंध के अंदर सैलाब की वजह से जो बिल्कुल यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो तहस नहस होकर रह गई है। अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो ये घर जो हैं इनमें से अक्सर ये जो है वो गिर चुकी है और बाकी जो है वो गिरने वाली है, बिकॉज ये कच्चे घर बने हुए हैं और ये इतना पानी वगैरह सस्टेन नहीं कर सकते। और इस वक्त जो इंतहाई परेशान कुन बात यह है कि सैलाब या ये जो डेवस्टेशन है उसका अंदाज़ा जो है अभी तक बाहर वालों को शायद पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस ना होने के बराबर हैं। 100% फसल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस पानी के अंदर जितनी फसलें थीं वो मज़ीद अब गल सड़ गई हैं और वो उसको सस्टेन नहीं कर सकती। द इकॉनमी ऑफ द लैंड इज़ गोइंग डाउन एंड डाउन, और ये गरीब लोग जो यहाँ पे हैं इनका इस वक्त कोई वाली वारस नहीं है। इस वक्त हम यहाँ पे कोस्की पे खड़े हैं जहाँ पाकिस्तान आर्मी का एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, और आप अगर मेरे साथ आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अद्वियात हैं, और ये मुख्तलिफ ऐसी अद्वियात हैं जो पानी की बीमारियों से पैदा हो जाती हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, डायरिया है, डायसेंट्री है, ये स्किन डिजीज़ वगैरह होती हैं, स्केबीज़ वगैरह। उनके लिए स्नेक बाइट्स उनका भी पानी के साथ होता है बहुत ज़्यादा, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे आर्मी की लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो ख़वातीन और बच्चियों को ट्रीट कर रही हैं, और ये 24 घंटे चल रहा है काम यहाँ पे, ये नॉन स्टॉप है। और सिर्फ इस इलाके में नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में हर जगह पे ये कैंप्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे
मेरे साथ आएंगे तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो वेट भी कर रही है यहाँ पे। और बाहर अगर आप देखेंगे तो इस कैंप के एक बहुत बड़ा हजूम है। लोग जो है वेट कर रहे हैं अपने अजीज़ व क़ारिब के लिए कि वो किसी तरह उनको भी यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाएं। आप ने जो एक तफसीली फुटेज देख रहे थे, मैं इसमें एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। ये 2.5 दिन पहले मैंने और मेरी टीम ने रिकॉर्ड की थी। 1 दिन से ज़्यादा तो हमें लगा है वापस सफ़र करके आने में, और पिछले 24 घंटे में मुझे पता चला है कि काफ़ी जगहों पे कैंप्स बनना शुरू हो गए हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जब हम न्यूज़ पे रिपोर्ट कर रहे थे अपनी, तो उसके बाद फौरी तौर पे काफ़ी इदारे जो हैं वो हरकत में आ गए और मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स बनना शुरू हो गए। लेकिन मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ कि ये सब बहुत नाकाफ़ी है। आपको, मुझे, हम सबको अब इस कलामिटी में अपने अपने हिस्से का हाथ बटाना है। लेकिन मैं जो पहले भी एक बात कह रहा था, एक चीज़ है कुदरती आफत और एक चीज़ है वो आफत जो हम अपने सर पे खुद ले आते हैं। मैंने इसको जब देखा, एक जाके पोर्शन को जाके देखा, एक ख़ास एरिया को जहाँ पे LBOD है। LBOD क्या है वो तो आपको मैं अभी बताऊँगा, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, क्योंकि बदीन और इसके मुल्का इलाके जो हैं सिंध में, ये लोअर साइड पे हैं, यानी नीचे हैं, और ऊपर से जब पानी आता है वहाँ पे ठहर जाता है तो उसके पास आगे एग्जिट नहीं है या इमीडिएट एग्जिट नहीं है। लेकिन वो पानी आया क्यों वहाँ पे, इसके ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ LBOD के ऊपर और बदीन का पूरा एरिया कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वॉच नाउ। ये डिस्ट्रिक्ट बदीन है। डिस्ट्रिक्ट बदीन का पूरा इलाका जो है और उसके मुल्का इलाके जो हैं वो आपको इस नक्शे पे नज़र आ रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा उफ्तादा तरीन इलाका है हालिया सैलाब और बारिशों की सूरत हाल से जो सूबा सिंध में आई हैं। यहाँ पे 4 चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी करके 4 बातें बताता हूँ कि, और ये नक्शा दिखाने का एक ख़ास मकसद है आपको, वरना आप सोच सकते हैं कि TV पे इस नक्शे की कोई अहमियत नहीं है। इस नक्शे पे आपको ये दिखाना है कि जो आपके सो कॉल्ड मुलाजमीन हैं, जैसे मैं कहूँगा कि DMG वाले हैं या सिविल सर्विसेज वाले हैं, या जो कहने को तो आपके टैक्सों पे पलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे अपने फंड्स किस तरह से खा रहे हैं और लगा नहीं रहे। और हर साल सैलाब आता है या कोई ऐसी कुदरती आफत आती है तो वही मुसीबत दोबारा शुरू हो जाती है, और हम लोग समझते हैं कि जी पता नहीं डोनर्स कम हो गए, हमें पैसे कम मिले, या वो लगे नहीं, या कोई रास्ते में खा गए, या लोगों की मदद नहीं हुई, तो शायद उस तरह का हो कोई ना कोई सिलसिला। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो बदीन का इलाका है ये तो है नीचे के लेवल पे, तो जब बारिश होती है यहाँ पे सारा पानी खड़ा हो जाता है इस जगह पे और वो डूब जाता है। अब फिर उसकी जो बस्तियाँ हैं वो उसके हिसाब से अफेक्ट होना शुरू होती हैं। लेकिन असल मसला शुरू हो रहा है इस जगह से। ये LBOD जहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन। लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन का मतलब है कि 2 हिस्से हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के, एक दाईं जानिब है और एक बाईं जानिब है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में इसकी मास्टर प्लान जो है इस चीज़ का तैयार हुआ था, और तब ये कई साल लगे थे इसको कंस्ट्रक्ट होने में, ताकि उससे होता ये था, ये सारा इलाका जो है ये ऊपर के इलाके की निस्बतन बहुत नीचे के एरिया पे है, और ऊपर से पानी जब आता था तो इधर सारा फ्लड हो जाता था, और वो खड़ा रह के उसने यहाँ दलदल भी बना दी, सब कुछ कर दिया, ना काश के काबिल छोड़ा ना रिहाइश के काबिल छोड़ा, और मवेशियों के लिए भी चारा शारा ख़त्म हो जाता था। जब ये सारा ड्रेन बनाया गया यहाँ पे, तो जितना पानी आता था, जो सरप्लस पानी होता था, वो इस ड्रेन के अंदर से होते हुए पूरा निकल के समुंदर की तरफ चला जाता था, और वो समुंदर के अंदर चला जाता था बआसानी, और कई साल ये प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर कुछ साल पहले आपको याद होगा एक हरिकेन आया था कराची के साहिलों पे भी, जिसने बड़ी तबाही मचाई थी। उसने यहाँ से आके इस पूरे ड्रेन को तबाह कर दिया जब वो हरिकेन आया। और इतने साल गुजरने के बावजूद हमारी जो सिविल इंतज़ामिया है उसने इसकी ना मुरम्मत की, ना नए सिरे से इसको डिज़ाइन किया, ना इसको दोबारा से कंप्लीट किया किसी भी तरह। फिर कहानी उसके ऊपर जो बनी वो ये बनी कि यहाँ पे सारे वडेरों के जो अपने बागात भी हैं, खजूरों के बाग हैं और चीज़ों के हैं, उनकी फसलें हैं, यहाँ पे हज़ारों एकड़ एक वडेरे की ज़मीन है, वहाँ पे उसको फालतू पानी लेने के लिए हर जगह पे ब्रीच किया गया, सुराख किया गया, या उसको मोड़ा गया अपनी ज़मीनों में पानी ज़्यादा लाने के लिए, और बाकी को छोड़ दिया गया। तो यहाँ जब यहाँ पे दर्जनों जगह पे उसको सुराख हुआ है ड्रेन को, या उसको मोड़ा गया, तो उसके बाद पानी निकल के यहाँ से इन सारे इलाकों में आना शुरू हो गया। और ये जो इलाके जो कभी भी सैलाब की जद में नहीं आए थे,
ये दोबारा से सैलाब की जद में आना शुरू हो गए। अगर आप बिल्कुल बदीन के उस तरफ को चले जाएंगे जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा अभी, तो ये एक राइट साइड का ड्रेन भी है, और वो राइट साइड का ड्रेन जो है क्योंकि वो पहाड़ियों के किनारे पे है, तो उसलिए किसी को वहाँ पे जाके उससे मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो वो उस ड्रेन के अंदर आ जाती है और ड्रेन से सीधा वो अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। अगर यहाँ पे भी कुछ ज़मीनें होती वडेरों की तो ये भी कायम ना रहता और ये इलाका भी डूब जाता। ये नेग्लिजेंस है, कोताही है, चोरी है, करप्शन, ये फैसला आपने करना। जी वेलकम बैक। आप देख रहे थे वहाँ पे एक एरियल व्यू तो नहीं लेकिन एक मैप का व्यू था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि LBOD और RBOD जो है उसका क्या वहाँ पे हुआ। एक तरफ तो बारिश हुई, एक तरफ आफत आई, लेकिन उसको हमने अपनी चोरियों की वजह से उस आफत को मैग्नीफाई कर दिया। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नवाबशाह और मीरपुर के ऊपर भी होने वाली तबाहियों का मैं आपको तफसील बताऊंगा। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं दिखा रहा था लेकिन इस सैलाब के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस साल सिंध में सैलाब से नुकसान क्या हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया हो, एक ओवरव्यू आपको मिले कि व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। वॉच नाउ। सूबा सिंध में बारिश से होने वाली क़यामत खेज तबाही ने गूनागूं मसाइल में मुब्तला पाकिस्तानी कौम को एक नए चैलेंज से दो चार कर दिया है। अल्लाह की रहमत हिस्ब साबिक हमारे मामलात के जिम्मेदारों की नाअहली और बद इंतजामी की वजह से अल्लाह के बंदों के लिए अजाब बन गई है। बारिश और सैलाब से होने वाले हौलनाक नुकसान की तफसीलात हफ्ते की रात खुद वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौम के सामने पेश की हैं। इन बारिशों ने जो तबाही मचाई है वो इब्तदाई अंदाजों से कहीं ज्यादा है। मजमूई तौर पर सिंध के 22 अजला मुतासिर हुए हैं। बारिशों के पहले सिलसिले में मुतासिर होने वाले बदीन, मीरपुर खास और टंडू मोहम्मद खान के इलाके बर्बादी के बदतरीन मनाजिर पेश कर रहे हैं, जबकि बारिशों के दूसरे सिलसिले ने बेनजीराबाद, उमरकोट, खैरपुर, जामशोरो, नौशहरो फिरोज और थरपारकर को भी निशाना बनाया है। सिंध का 45 लाख एकड़ रकबा जेरे आब आ चुका है। 53 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। हलाक होने वालों की तादाद भी सैकड़ों में है। 11 लाख मकानात तबाह हो गए। जहां तक इस तबाही से निपटने के लिए किए गए इकदामात का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हर आने वाली आफत का गलत अंदाजा लगाया जाता है, चाहे वो डेंगू वायरस हो या सैलाब और बारिशें। जबकि गैर मामूली बारिशों का सिलसिला जो आलमी सतह पर मौसम की तब्दीली का नतीजा है, मानसून के मौजूद मौसम में अभी मजीद जारी रह सकता है और इस सूरत में न सिर्फ पहले से मुतासरा इलाकों में बेपनाह अबतरी फैल सकती है, बल्कि मजीद इलाके भी बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। जी आप देख रहे थे सिंध के ऊपर एक पैकेज जो होने वाले नुकसानात का आपको बता रहा था, और मैं आपको ये बताऊं कि ये एकदम से अनहोनी आफत नहीं आई। 2 महीने पहले, तकरीबन 2 महीने पहले दुनिया टेलीविज़न के ऊपर मैंने 2 प्रोग्राम्स किए थे जिनमें मैंने बताया था कि इस साल सैलाब में क्या होगा और कहाँ से पानी आएगा और क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये कोई मेरी साइंस नहीं है, ये गूगल के ऊपर हर चीज़ जो है वो उनके जो मेट ऑफिस वाले हैं वो प्रिडिक्ट कर देते हैं और मोर और लेस वो एक्यूरेट होते हैं, हमारी तरह नहीं है। दे डू दे होमवर्क। और फिर भी हम इसकी तैयारियां या इससे बचाव की तैयारियां हम नहीं कर सके पहले एक नेशनल लेवल पे। अब तो वॉर फुटिंग्स के ऊपर हमें उनके रेस्क्यू का काम करना है। मैं आपको 2 ज़िलों का एग्जाम्पल देता हूँ, नवाबशाह का और मीरपुर खास का। पहले आपको नवाबशाह का दिखाता हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। आप देखें कि पूरे ज़िले को आफत ज़दा तो करार दे दिया गया, लेकिन पूरे ज़िले में अगर आप देखेंगे तो इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे कुल 52 यूनियन काउंसिल्स हैं और कोई भी यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जो इस सैलाब की तबाही से बच सकी है या इसके सामने टिक सकी है। यहाँ पे वबाई अमराज जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और ये एक ऐसी जगह नवाबशाह जहाँ अभी तक इवन डेंगू वायरस जो है वो भी आ गया है और 5 अफराद अभी तक इससे यानी बीमार हुए और एक जो है बेचारा वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। और
नवाब शाह के मुतालिक एक बात यह कही जा रही है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा लोगों के, कि यहाँ पे दो बाअसर ज़मींदारों ने अपनी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की और उससे बाकी गरीब उसकी कीमत जो है गरीब हारियों को अदा करनी पड़ रही है। मीरपुर ख़ास पे आएँ तो मीरपुर ख़ास में अगर आप देखते हैं तो कुल 200 मिलीलीटर बारिश हुई है और अभी तक पूरे शहर में 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा है और सेम नाले में मुसलसल ओवरफ्लो की वजह से पुश्ते जो हैं वो मज़ीद कमज़ोर होते जा रहे हैं और अल्लाह रहम करे कि जिस दिन वो हाथ धो बैठे यानी नाला, तो फिर क्या होता है। इस ज़िले में बिलखसूस पाकिस्तान नेवी का किरदार जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है और नेवी जो है वहाँ पे कांस्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें लगी हुई है और तकरीबन 45 से ज़्यादा अफराद अभी तक इस ज़िले में सिर्फ इस जगह पे मीरपुर ख़ास में अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। और जहाँ तक सेहत का ताल्लुक है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3 से 4 फुट पानी खड़ा है, वहाँ पे ना कोई जा सकता है ना कोई अंदर से आ सकता है, बल्कि पानी अब अंदर भी जाना शुरू हो गया। और डीसीओ जो है वहाँ पे वो गुलाम हुसैन मेमन वो कहते हैं कि जी पूरे ज़िले में 102 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, लेकिन कम है, लेकिन यानी 102 तो नहीं है, कम है, लेकिन चलें इतना मैं मार्जिन दे देते हैं उनको। अल्लाह करे कि वहाँ पे मज़ीद रिलीफ कैंप्स कायम हो सकें और जहाँ पे आप भी और हम लोग भी जाएं और अपने हाथों से अपने बहन भाई जो इसमें घिरे हुए हैं उनकी हम मदद कर सकें, इमदाद कर सकें। और वंस अगेन इंतज़ामिया, जब मैं इंतज़ामिया कहता हूँ तो मैं उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, चाहे वो रेस्क्यू का डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड का हो, चाहे डीसीओ का ऑफिस हो, चाहे वो टीएमओ का ऑफिस हो, ये सारे जो हैं यहाँ पे वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कराची में पिछले चंद दिनों में एकदम से बारिशें हुई और कराची शहर जो है जिसे अक्सर पाकिस्तान की मुआशी शहर भी कहा जाता है, वो इस बारिश की बड़ी भारी कीमत अदा कर रहा है। सड़कों पे ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया और ड्रेनेज हो नहीं रही, पानी जगह जगह खड़ा है और कराची के शहरी जो पहले ही बेइंतहा मसाइल में घिरे हुए थे उनके ऊपर मज़ीद आफत टूट पड़ी है। ये वो चीज़ है जो कि कंट्रोल हो सकती है, इसलिए कि अगर आप देखें कुछ अरसा पहले जब मुस्तफ़ा कमाल यहाँ के नाज़िम थे तो पहले साल रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई थी कराची में और उन लोगों ने यानी उनकी पूरी टीम ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम ने वहाँ पे जब उसके एक लायामल तैयार किया तो अगले साल अगले दोनों तीनों साल वो उन बारिशों के लिए तैयार थे और फिर वो बारिशें कराची के निज़ाम को दरम भरम नहीं कर सकें। सो विद एडवांस प्लानिंग, विद एडवांस होमवर्क आप काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं कि जो कि हम करते नहीं हैं और यही हमारा वो जो है अलमिया है। लेकिन इसको अब एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये तो अभी का सैलाब चल रहा है और इसमें बहुत से ऐसे अफराद हैं बिलखसूस सिंध में जिन्होंने पिछले साल के सैलाब से ही रिकवर नहीं किया था कि इस साल उनके ऊपर मज़ीद मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े। पिछले साल 2010 में जो सैलाब आया उसमें क्या क्या नुकसानात हुए, जरा वॉच नाउ। पिछले साल पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब तकरीबन 2000 अफराद की जान लेने और 12,500 अफराद को जख्मी करने के बाद अपने पीछे बीमारी, तकालीफ और रंजो गम की अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। पाकिस्तान के 121 अजला में से 84 बुरी तरह मुतासिर हुए। 2 करोड़ से जायद मुतासिर अफराद को इस सैलाब के सदमात सहने पड़े, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 10वां हिस्सा है। हिमालय के पहाड़ों से बहरे अरब के साहिलों तक देहातों की तबाही एक नाकाबिले फरामोश अलमिया है। सैलाब के साथ साथ तूफानी बारिशों ने 14 लाख एकड़ पर खड़ी तैयार फसलों को तबाह कर दिया। 18 लाख मकानात या तो जमीन बोस हो गए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 2 करोड़ अफराद बेघर हो गए।
पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा, जिसमें लाइव स्टॉक और खड़ी फसलों को पहुंचने वाला नुकसान भी शामिल है। इस तरह पाकिस्तान की मईशत को इस सैलाब के बायस तकरीबन 43 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। 968 मराकज़ सेहत में से 517 ज़ेरे आब हो गए, 10,685 स्कूल बंद हो गए, 100 पुल और 400 किलोमीटर सड़कें नुकसान की जद में आईं। बेशुमार ग्रिड। जी, आप देख रहे थे पिछले साल में होने वाले सैलाब का नुकसान, और मैं आपको बताऊं इस पूरी रिपोर्ट में 1 घंटे के प्रोग्राम में जो मैंने आपको दिखाया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। आप इसको ये कह लें कि हमने कम किया या हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि आपको दिखा सकते। मसलन अभी तो पानी जब उतरेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का पता चलेगा। मैं बहुत से इलाके हमने देखे हैं और हमने कवर किया उनको कि जहाँ पे रेलवे लाइन उखड़ गई है टोटल, जहाँ पे सड़कें मिट चुकी हैं, जहाँ पे नहरी निज़ाम धर्म भरम हो गया है, जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे कुएँ हैं, वेल्स हैं, उसके ऊपर सैलाब का पानी आ गया हुआ है, तो वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं हो सका। और अब यानी वो सारा कुछ रीबिल्ड करना पड़ेगा, और ये एक बड़ा कठिन काम है, कठिन मरला है, और ये हम सबको बहैसियत कौम मिलकर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें यानी मैं कहूँ तो वो अजीब सा लगता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमें बहैसियत कौम अपनी एक ज़िम्मेदारी भी समझनी है कि अभी तो आप ये देखें कि सिर्फ बारिश हुई है, और अगर बारिश के पानी का ये हाल हो गया है और उससे इतनी तबाही हो गई है, और पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, और हमने कोई सबक नहीं सीखे या उसके कोई हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं किए, तो दैट सेज अ लॉट फॉर अस एज अ नेशन। पाकिस्तानी कौम को अब इस कॉल के ऊपर सिंधी लोगों के लिए, सिंधी बहनों और भाइयों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि आपका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, आपका ताल्लुक जिस मर्जी NGO से हो या किसी से ना भी हो, आप फ़र्द हों, आप जिसको ट्रस्ट करें उसके थ्रू, बल्कि बेहतर होगा खुद सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए निकलें। हम सबको अपने अपना हिस्सा डालना है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।